सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अनिरुद्ध को बहुत दिनों बाद कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी। वो बहुत खुश खुश अपने घर जा रहा था। तभी उसके पापा ने उसे फोन किया। हाँ पापा, हाँ चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, पर गलती से भी जंगल का शॉर्टकट मत ले लेना, वो रास्ता सही नहीं है। जी पापा, अब रखता हूं, चलती गाड़ी में बात करना सही नहीं है। ओके, लव यू पापा। अनिरुद्ध ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में अनिरुद्ध ने उसी जंगल को क्रॉस किया जिसके लिए उसके पिता ने कहा था कि शॉर्टकट मत लेना। क्या करूं, पापा की बात मानूं या नहीं? लेकिन अगर मैंने ये शॉर्टकट ले भी लिया तो पापा को बताएगा कौन? मेरे सिवा तो कोई और है नहीं मेरे साथ। तो अनिरुद्ध डियर, समय पर घर पहुंचना है तो शॉर्टकट लेना ही होगा। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद जवान खून अनिरुद्ध ने अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए जंगल के शॉर्टकट से जाने का ही फैसला कर लिया। अब यह वक्त ही जानता था या वह जंगल कि उसके अंदर आने वाले मेहमान के साथ क्या होने वाला है। ओह गॉड! लगता है एक्सीडेंट की वजह से टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस ओर से आया था, इधर से या उधर से। एक्सीडेंट से लगी चोटों के दर्द को सहते हुए अनिरुद्ध जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया जहां से वो आया था। यह देख अनिरुद्ध बुरी तरह डर गया। ये कैसे हो सकता है? मैं उस तरफ आगे बढ़ा था, फिर यहां से कैसे आ गया? अनिरुद्ध बहुत कोशिश कर रहा था उस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन वो बार बार उसी जगह वापस पहुंच जा रहा था जहां एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी भाई साहब, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन हर बार लौटकर यहीं आ जा रहा हूँ। आपको बाहर जाने का रास्ता पता है तो प्लीज मुझे साथ ले जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। जंगल के उस भूल भुलैया रास्ते पर किसी का मिल जाना अनिरुद्ध के लिए वरदान से कम नहीं था। मेरा नाम जितेश है। मेरा अनिरुद्ध, आप इस जंगल के रास्ते पर क्यों आए? पापा ने मना किया था, लेकिन घर जाने की जल्दी में मैंने ही ये शॉर्टकट ले लिया और फंस गया। जितेश अनिरुद्ध को जंगल के बाहर तो ले गया, लेकिन वो खुद अपनी कार को जंगल से बाहर नहीं लाया। आपकी मंजिल आ गई, जंगल यहां खत्म होता है। मुझे आप जैसे और भी लोगों की मदद करनी है। बबलू भाई, आपका भाई इस जंगल में क्या मरा? आपने तो यहीं अपना ठिकाना बना लिया। यहां रहता हूं तो लगता है वो मेरे आसपास ही है। एक मरे हुए आदमी ने अनिरुद्ध को जंगल के बाहर छोड़ा है। यह सोचते ही उसकी हालत खराब हो गई। जंगल के इस शॉर्टकट में उसके साथ एक के बाद एक भयानक एक्सपीरियंस हो रहे थे। वो बुरी तरह डरा हुआ था और एक बार फिर वहां से दूर जाने के लिए उसने एक दौड़ लगाई। वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो थक कर हांफता हुआ एक जगह रुक गया। तभी उसकी नजर सामने गई। उसकी नजरों के सामने उसकी कार थी। वो फिर वहीं पहुंच गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं बार बार यहाँ क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि तुम भी मेरी तरह मर चुके हो और इसकी खबर तुम्हें नहीं। वो देखो। जिंदगी में जब कोई बड़ा तुम्हें कुछ न करने के लिए कहे तो उसे नहीं करना चाहिए, और शॉर्टकट तो कभी नहीं लेना चाहिए। उस शॉर्टकट में अनिरुद्ध मर चुका था। यह कहानी चोर राजू की उसकी हर रात चोरी के लिए बनी थी, मगर रात तो सबकी होती है। उसके साथ की वो रात किसी और की थी। रात थी पर चांदनी रात नहीं। चोर राजू एक घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री थी। राजू ये काम एक लोहे की छड़ से कर रहा था, जिसे उसने खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर कर रखा था। राजू एक जोर का हाथ मारता है और अंदर से खिड़की खुल जाती है। राजू इधर उधर देखता है और अंदर कूद जाता है। अंदर आते ही राजू खिड़की वापस बंद कर देता है। अपने बैग में से वो एक काला कपड़ा निकालकर उसे खिड़की के ऊपर रख देता है और टॉर्च जला लेता है। कपड़ा टांगने का मतलब यही कि बाहर रोशनी न जाए। राजू को जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। आज का दिन ही खराब है। जो इस मनहूस घर में चोरी करने आया, कुछ भी नहीं है यहाँ। राजू सिगरेट निकालकर पीने लगता है। जलाने के लिए लाइटर का यूज करता है। चल भाई राजू, कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। इसी के साथ राजू काला कपड़ा उतारकर बैग में रखता है और खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? राजू और कोशिश करता है, लोहे की छड़ से खोलने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हंसने की आवाज सुनकर राजू बुरी तरह से डर जाता है। राजू चारों ओर टॉर्च मारता है। तभी एक अनदेखा फोर्स उसे तेजी से एक कमरे में खींचकर ले जाता है। कमरे में आते ही कमरा तेजी से बंद हो जाता है। राजू बुरी तरह से डरा हुआ है। कमरे में आते ही वो फोर्स उसे छोड़ देता है। उसके छूटते ही वो फर्श पर पीछे खिसककर दीवार से लग जाता है। टॉर्च जल रही होती है और वो बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये घर भूतिया तो नहीं? राजू का डर सही था। वो घर वाकई में भूतिया था। उस घर पर एक आत्मा का राज था, जो सालों से उस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस रात उसका इंतजार पूरा हुआ था। राजू लगातार कमरे में डरा सहमा इधर उधर टॉर्च मार रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। तभी वहां एक लड़की प्रकट होती है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जैसे कोई लाश सूख गई हो। राजू उसे देखकर बुरी तरह चीखता है। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे जाने दूंगी। बस तू मेरे 2 काम कर दे। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, मुझे जाने दो बस। पहला काम, तुम्हें इस आदमी को हर हाल में यहाँ लाना है, और दूसरा, इस औरत को यहाँ बुलाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। भूतनी राजू को 2 फोटोग्राफ देती है। आदमी के फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। वही महिला की फोटो के पीछे उसका फोन नंबर लिखा होता है। रुको, तुम इन्हें लाने जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे आने तक तुम्हें अपनी जगह अपनी किसी करीबी को यहाँ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। फोन लगा। राजू को
कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो फोन लगाता है। हेलो रश्मि। चोर राजू की सबसे करीबी उसकी पत्नी ही थी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरे में आती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ इस उजड़े चमन में? तभी राजू के पीछे वो भूतनी आ जाती है, जिसे देखकर रश्मि चीखने लगती है। तभी भूतनी उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। इसे मत मारो, इसे मत मारो। परेशान मत हो, बस यही देख रही थी कि तू जिसे यहाँ छोड़कर जा रहा है वो सच में तेरी करीबी है कि नहीं। अब जा, जल्दी से फोटो वाले आदमी को लेकर आ, कैसे भी करके ला, पर लेकर आ। और उस औरत को फोन करके ही बुला लेना, माँ है वो मेरी। इस घर का जिक्र करोगे तो आ जाएगी। भूतनी छोड़ देती है। रश्मि बेहोश हो जाती है। ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा। तुम बस प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। तभी दरवाजा खुल जाता है और वहीं से खिड़की भी खुल जाती है। राजू पागलों के जैसे आधी रात में उस आदमी का घर ढूंढ रहा था। राजू फोटो के पीछे लिखे एड्रेस से लोगों के घरों का नंबर चेक करता है। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखा हुआ होता है। एक जगह टॉर्च मारता है तो वहां 12/36 लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर टॉर्च मारता है, वहां 12/48 लिखा हुआ होता है। साथ में लिखा होता है राम निवास। राजू अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और हाथ में पीछे करके अंदर तक जाता है। बेल बजाता है। 2 बार बेल बजते ही एक आधी नींद में आदमी बाहर आता है। जी कहिए। सुनील जी से मिलना है। मैं ही सुनील हूं, कहिए। नाम कंफर्म होते ही राजू सुनील के सर पर देसी कट्टे के पिछले हिस्से से वार कर देता है। सुनील उसकी बाहों में झूल जाता है। राजू अपना फोन निकालता है और लेडी से बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। इस वक्त मैं आनंद नगर के घर में कैद हूं। आप नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजू सुनील को एक बाइक पर बांधकर लेकर निकल जाता है। राजू उसे खिड़की से अंदर लाता है और खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ये लो भूतनी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब जाने दीजिए मुझे। वो औरत भी आने वाली होगी। वो भी आ गई है। एक लेडी और घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर आते ही वो लाइट जलाती है। कौन है? कौन है अंदर? किसने फोन किया था मुझे? कमरे से आवाज आती है। माँ, मैंने बुलाया है आपको। मैं अपने ही कमरे में हूँ माँ। आवाज सुनकर माँ परेशान और हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है। नीलू। कमरे में उसे राजू, उसकी बेहोश बीवी और सुनील मिलते हैं। वहीं भूतनी खड़ी होती है। नीलू नाम लेते ही भूतनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। हाँ माँ, मैं तेरी नीलू। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कितना ढूंढा तुझे मैंने। तुम जिंदा हो? मगर मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। यही। सुन लिया माँ, मेरे मंगेतर ने ही मुझे मारकर इस पलंग के नीचे दफन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे जबरदस्ती करने से रोका था। तब इसने मेरे विश्वास को चीरा था। अब मैं इसे चीर दूंगी। अब मैं आजाद हूँ माँ, अब मैं आजाद हूँ। चलती हूँ माँ। इतना कहकर नीलू फिर से भूतनी बन जाती है और अपना हाथ सुनील की ओर करती है और गर्दन टेढ़ी करती है। सुनील दीवार से जाकर चिपक जाता है
और उसका हाथ मुड़कर टूट जाता है। फिर टांगे भी मुड़कर टूट जाती हैं। उसका मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाता है। भूतनी गायब हो जाती है। वहां कमरे में रोती माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू की पत्नी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुरा कर्म करने से पहले सोच लो। अगर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो क्या सह पाओगे? आज की कहानी में एक खास बात छुपी है। आप सभी इसे ध्यान से सुनना। यह जीवन कर्म से चलता है और हम इंसानों को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा। अगर मानवता को शर्मसार कर देने वाला बुरा कर्म किया तो उसका फल वही होगा जो रघु और कालिया को मिलने जा रहा है। तुझे बोला था ना मैंने कालिया, 10 रुपए का चकना और ले ले, पर नहीं, तू सुनता कहाँ है मेरी। अरे हो गई ना गलती यार, 2 घूंट बचे हैं, खत्म कर जल्दी से, घर भी जाना है। अरे पर जाएंगे कैसे? कोई बस आएगी तो जाएंगे ना। ये ले, ये तो खत्म हो गई। क्या सुर में आवाज आई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आखिरी बस है। ओ मामा आगे बढ़ा, हमें सांता क्रूज नहीं धारावी जाना है, चल फुट। अरे क्या चल फुट बोलते हो बाबा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने आज ही धारावी में खोली ली है रहमान भाई के यहाँ, और ये मेरी राम प्यारी बस भी आज रात मेरे साथ धारावी में ही रहेगी। आ जाओ। अरे इतना क्या सोचते हो, अच्छा वक्त है तुम दोनों का, आओ बैठो। लगता है आज भगवान ने हमारी किस्मत बड़ी जोरदार लिखी है, फुल इज्जत निकल रही है दिल से। चल कालिया आजा। ठीक है चल। जब कंडक्टर राजी तो क्या करेगा रघु और कालिया पाजी। रात के 1 बजे अपने इलाके की बस मिल जाना रघु और कालिया को किस्मत की बात लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस और कंडक्टर उनके लिए न्याय का वो दंड लेकर आए हैं जो कभी भी उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दंड भी विचित्र और दंड देने वाले भी सोच से परे। अबे ऐसा क्या देख रहा है, टिकट फाड़ना चाहता है हमारी? अगर खुद को फटे हाल देखना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। तुम्हारी तो परमानेंट टिकट कट चुकी है, अब तुम्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं। अरे मेरा मतलब है कि हम सब तो अब एक ही इलाके के हैं, तो अब तो तुम दोनों स्टाफ के हो है ना, और स्टाफ का टिकट कहाँ कोई काटता है। अच्छा, जो तूने पूरी बात जल्दी समझा दी, वरना ये रामपुरी घुसता तेरे पेट में, निकलता सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ना, जैसे आज से 10 साल पहले तुमने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा था, जब ये बस एक्सेल टूटने की वजह से आर्य कॉलोनी में खड़ी थी। जिस्म की भूख तो मिट गई यार, अब इस जूठे बर्तन का क्या करें यार। जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब बक देगी, मार देते हैं। यही सही रहेगा, मार डाल। उस वक्त मैं भी इसी बस में था, मैंने सब देखा था, लेकिन कुछ भी कहने से डर गया था। ऊपर से उस लड़की का खून। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्या? ये बात सीने में दबा देने से मैं बेचैन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था, और दिन कुछ न कर पाने की गिल्ट के चलते मैंने इस बस में आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से मैं, ये बस और वो लड़की तुम्हारा इसी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे जहां से तुमने उसे उठाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज वो इंतजार खत्म हुआ।
अबे ओ राम गोपाल वर्मा, ये क्या तू यहाँ हॉरर फिल्म बना रहा है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे भूत हो तुम दोनों। कोई शक? देखो देखो भूत काका, हमें छोड़ दो, हमको मत मारो, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। भविष्य में तुम क्या गलती करोगे, ये सजा उसकी नहीं है, ये सजा उस कर्म का फल है जो तुम कर चुके हो। रघु और कालिया को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन ऐसी ही कोई गलती करने के लिए अगर आपका दिल भी मचल रहा है तो आर्य कॉलोनी टू सांता क्रूज बस में आपका भी स्वागत है।